दोबारा से आ चुके हैं और एक न्यू एपिसोड के साथ। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो देखना मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, जितना तक मुझे लगता है कि तुम लोग मजे में ही होगे। लेकिन इसके दूसरे साइड एक बंदा है जो कि काफी ज्यादा दिक्कत में है, वो है सुहयुग, जो कि बार बार लगातार पीटे जा रहा है सुंगमू से। और इस टाइम पे सुंगमू जो अपना रियल इमोशन एक्टिव कर चुका है मड का इस्तेमाल करने के बाद, और अब वो इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है सुहयुग के मुंह से बचने के बाद बार बार लगातार उसे मारे जा रहा है। और मोटू इन सब सिचुएशन को देख के सोच रहा है कि अचानक से सुहयुग को क्या हो गया। वो तो पहले सही लड़ रहा था, लेकिन अब अचानक से पिटने स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे उसका मूवमेंट भी काफी ज्यादा स्लो होते जा रहा है। और सुंगमू बोल रहा है, सुहयुग इसे फील तो कर पा रहे हो ना, जिस तरह तुम पीट रहे हो, और तुम जो इतने पावरफुल हमले कर रहे हो उसे रीड करना और भी ज्यादा मेरे लिए आसान होते जा रहा है, तो इससे मैं तुम्हारे मुंह से बच सकता हूँ और तुम्हें पीट सकता हूँ। और सुहयुग को इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे और भी ज्यादा चेन में बनते जा रहा था। एक ऐसा शेर जो काफी ज्यादा खूंखार है, लेकिन उसे चेन से बांधा जा रहा है और अब उसे मारा जा रहा है। और सुहयुग उस चेन को तोड़ नहीं पा रहा था और बार बार पीटे जा रहा था। और इतना पीटने के बाद उसे याद आता है अपना पास्ट, जो पास्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ था मनी से। जब वो लोग काफी ज्यादा गरीब थे तो सुहयुग एक हार्ड डिसीजन लिया था कि उसे अब पैसे कमाने के लिए मारपीट का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद उसने मारपीट किया और पैसे कमाए। धीरे धीरे ये सब कुछ चीज बढ़ता गया, अमाउंट भी बढ़ता गया और भी ज्यादा वो पैसे कमाने लगा। और उस पैसे को जब वो खर्च करके कुछ लेके आता तो सूजी काफी ज्यादा खुश होती थी। और सुहयुग को लगता था कि जो पैसा है वही सूजी को खुशी दे रहा है, मैं जो पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्यादा पैसे कमाने लगा और भी चेन्स आई मुझे बांधने लगी, क्योंकि जैसे जैसे सुहयुग पैसे कमाने स्टार्ट किया वो अलग अलग यूनियंस में जुड़ा, जो उसे और ज्यादा बांधते थे, कंट्रोल करने का और ज्यादा कोशिश करते थे कि जो वो लोग बोलेंगे वही सुहयुग को करना पड़ेगा। तो पैसे कमाने के चक्कर में धीरे धीरे सुहयुग और ज्यादा चेन से बनता गया। सूजी भी उससे अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी और सूजी के चेहरे पे जो स्माइल था वो स्माइल भी अब नहीं रहा। सुहयुग को ये देख के काफी ज्यादा तब अजीब लगता था कि सूजी के चेहरे पे आखिर स्माइल क्यों नहीं है, वो पैसे तो उसी के लिए कमा रहा है और पैसे देख के सूजी के चेहरे पे स्माइल आती है। और फिर वो सोचता है क्या मेरा सोचना सही था कि बस पैसे ही खुशी देते हैं, या फिर ये बस मेरा ही सोच था, सूजी के लिए शायद वो मैटर भी नहीं करता हो। और पैसे कमाने के चक्कर में मैं इतना ज्यादा चेन से बंध गया, खुद को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर रियल में मैं हूँ कौन। और ये जो चेन है वो और किसी का हाथ में नहीं, वो मेरे ही हाथ में है, मेरे पास्ट के हाथ में। ये चेन को अगर तोड़ना है मुझे अपने पास्ट से लड़ना पड़ेगा। और जोर से चिल्लाते हुए उन सब चेनों को तोड़ते हुए और दोबारा से जागता है और फिर सुनवे की तरफ बढ़ता है। और सुनवे इस टाइम पे देखता है कि काफी ज्यादा सुहयुग का बिहेवियर अजीब हो गया, उसके आंखों में एक अजीब सा चमक था और सुनवे एकदम डर जाता है कि अचानक से क्या हो गया सुहयुग को। लेकिन अभी भी क्योंकि उसे लाइंस दिखाई दे रहे हैं तो वो दोबारा जोश में आता है और पंच मारने की कोशिश करता है सुहयुग। लेकिन इस टाइम सुहयुग उन लाइंस से भी ज्यादा तेज हो चुका था और उसके पंच से बचता है और एक जोरदार पंच मारता है उसकी पसलियों में। इससे पहले कि वो उस पंच से उभर पाए दूसरा पंच सीधे मारता है उसके चेहरे पे। और ये दो पंच ज्यादा पावरफुल थे कि सुनमू के आंखों से चश्मा और मुंह से चीख दोनों एक साथ निकलती है। और ये सब सीन को देख के मोटू सोच रहा था सुहयुग का इमोशन बिल्कुल डायगोन की तरह है, एकदम परफेक्ट, बिना कोई भी मड का इस्तेमाल किए हुए। उसके बाद सुहयुग सुंगमू को कॉलर से पकड़ के उठाता है हवा में और 2-3 पंच और मारता है। और उसके बाद पूछता है, अब बताओ तुमने क्या मेरे मूव को कैलकुलेट किया, जो तुम हर बार कैलकुलेशन बोलते हो। फिर 1-2 बार और पंच मारता है क्योंकि ये बोल नहीं रहा होता है। तो उसके बाद ये बोलता है, सुहयुग तुम ऐसे पर्सन हो अपना जिंदगी खुद नहीं जीते हो, तुम दूसरों के आसपास जीते हो कि दूसरों को क्या पसंद है उनके लिए वो प्रोवाइड कराते हो, उनके लिए तुम कुछ भी करते हो। और तुम ही थे जिन्होंने वो सब चेन को चुना था और उस चेन से बनने के लिए आए थे। और अगर कोई बनने के लिए आएगा और मैं बांधू ना, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये चॉइस तुम्हारा ही था। सुहयुग बोलता है, अब से मैं किसी का ऑर्डर का पालन नहीं करूंगा, अब से मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा। और इतना बात सुनते ही सुंगमू बोलता है कि लोग कभी नहीं बदलते हैं सुहयुग, और जोर जोर से हंसने लगता है। तो सुहयुग उसकी हंसी को सुन के बोलता है कि तुम दूसरों पे बहुत जल्दी हंसते हो, तुम्हारा हालत देखो, अभी जो चेन तुमने बांध के रखा था वो अब टूट चुका है, तुम हार चुके हो, इतने बुरी कंडीशन में हो। क्या तुमने कभी देखा है कि दूसरे कोई तुम पे हंस रहे हो? अगर नहीं देखा है तो अभी देख लो। और उसके बाद सुहयुग अपना खतरनाक सा स्माइल दिखाता है, जो वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद सीखा था। और ये हंसी को हंसते हुए बोलता है कि इसे ध्यान से देखो, क्योंकि ये हंसी तुम्हारे लिए पहली और आखिरी बार होने वाली है। तो इसी के दूसरी साइड ये लोग दोनों बच के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी डायरेक्टर का कार अचानक ये लोगों सामने आता है। पता नहीं डायरेक्टर अचानक कार कैसे घुसा ली इस एरिया में। पहले तो बोल रहे थे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, डायगोन को पैदल चल चल के आना पड़ा, दौड़ दौड़ के आना पड़ा, लेकिन अभी गाड़ी आ चुका है ये लोग को बचाने के लिए। और ये बंदा पहले चुनसिम को अंदर फेंकता है और चुनसिम बोलते हैं कि आखिर आप कौन है, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। और साथ में वह हेलो भी बोलती है। तो ये बोलता है, चुनसिम तुम जल्दी अंदर जाओ, मुझे भी बैठना है। और शिन बोलता है, मैंने जो एविडेंस कलेक्ट किया था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है और वो पार्ट हमें ऑर्फेनेज में ही मिल सकता है, तो हमें डायरेक्ट ऑर्फेनेज ही जाना चाहिए। तो डायरेक्टर बोलती है वो प्लेस काफी ज्यादा खतरनाक, क्या हमें वहां जाना चाहिए? तो सुंगमू बोलता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये पॉसिबल हो सकता है,
है। तो अब ये लोग जा रहे हैं ऑर्फेनेज की तरफ और इसी के दूसरे साइड हम लोग आते हैं बोरैम के फाइट में वापस, जहाँ पे बोरैम और ये काफी ज्यादा गंदे तरीके से लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, पिट रहे थे, मार रहे थे। कोई भी डिफेंस नहीं कर रहा है कि पंच को दूसरे का रोकना है। दोनों एक दूसरे को पंच किए जा रहे हैं बार बार लगातार, दोनों चिल्ला रहे हैं, दोनों को मजा आ रहा है। और उसके बाद एक पंच खाने के बाद बालमांग थोड़ा पीछे जाता है और बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बिलीव करूं या फिर नहीं करूं, तुम ये सब चीज को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये बोरैम अचानक से सामने आता है इसके और बोलता है तुम क्या कह रहे हो अचानक फाइट के बीच। फिर वो दोबारा से जाता है, मारने की कोशिश करता है और इस टाइम पे ये उसके मूव्स को देख रहा होता है और इससे बचने की कोशिश करता है बार बार लगातार। लेकिन उस लाइंस के देखने के बाद भी कभी कभी बोरैम इसे मार ही दे रहा था और बोरैम इस टाइम पे ट्रिक चल के बालमांग को मार रहा था ताकि वो लाइंस को चेस ही ना कर पाए। लेकिन फिर भी बालमांग इसके मूव से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोरैम इसे पीट ही दे रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर ये बंदा मार कैसे रहा है, इसका मूव इतना ज्यादा अजीब कैसे हो सकता है। और बालमांग बच और पिट रहा था तो बोरैम बोलता है कि तुम फाइट ठीक से करो, मुझे लूजर्स को पीटने में मजा नहीं आता है। और उसके बाद वो दोबारा से पंच मारने के लिए जा रहा था और उसका हार्ट अचानक से एक झटका लेता है क्योंकि ये काफी ज्यादा मड एक साथ कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से इससे काफी ज्यादा अजीब फील होता है और एक पल के लिए इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और ये बेहोशी होने वाला रहता है। तभी बालमांग मौका ढूंढता है कि अब इसे मारा जा सकता है और उसके बाद वो तेजी से जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी बोरैम अचानक से मूव में आता है और उसे एक लात मारता है जोर से, जो उसके पसलियों में सीधे जाके लगती है और उसकी हड्डियों को तोड़ देती है। बोरैम दोबारा आता है और एक जोर का पंच बालमांग वही गिर जाता है। तो बोरैम काफी ज्यादा अभी भी अजीब हालत में लग रहा था। तो ये पूछता है बोरैम तुम ठीक तो हो ना, मड का ओवरडोज की वजह से तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा है। जो कि बोरैम को अजीब लग रहा था, इसकी धड़कनें काफी ज्यादा अजीब तरीके से धड़क रही थी, कभी रुक रही थी और इसे काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन ये दिखा नहीं रहा था कि इसे कुछ हुआ है। और एक सुट्टा जलाता है, फूकने स्टार्ट करता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में हूँ, मैं जीत गया हूँ। और जीत की खुशी के आगे हर खुशी कम होती है और जितने भी मड है सारा यहाँ लेके आओ मेरे लिए। और सुह्यूक को नहीं डायगोन को यहाँ लेके आओ, मैं उससे फाइट करूंगा। और गिर जाता है। इसे गिरने से पहले ही डायगोन आकर पकड़ लेता है और डायगोन बोलता है क्या किसी ने मेरा यहाँ पे नाम बुलाया? लो मैं आ गया, किसने बुलाया था मेरा नाम? तो डायगोन का नाम सुनते ही जो ग्रेफियन कल्ट के लोग थे बार बार डायगोन का नाम ले रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो डायगोन इन सभी को देखते हुए बोलता है कि यहाँ लगता है कि काफी सारे कम लोग ही बचे हुए हैं, मेरे आने से पहले ये लगता है तुम लोगों ने सारा मामला को संभाल लिया है और अधिकतर लोगों को तो तुमने पीट ही दिया है। जैसे ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, पीछे से कैप्टन का मंडली भी चिल्लाते हुए आ जाता है, डायगोन तुम यहाँ पे पहुंच गए, तुम्हें यहाँ का लोकेशन कैसे मिला? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं हुआ, हम लोग सब सही सलामत है। और डायगोन बोलता है सॉरी लेट आने के लिए। कैप्टन बोलता है कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके ग्रैमलियोंग हाई के जितने भी पावरफुल लोग थे सब एक जगह आ गए, इसलिए हम लोग ने मामला को निपटा दिया, फाइट को संभाल लिया। और तभी पीछे से सुह्यूक आता है, बोलता है डायगोन तुम भी यहाँ पे आ गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो डायगोन बोलता है बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ लोग बचे हुए हैं, पहले इन लोगों पे मैं थोड़ा अपना पंच प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो ये लोग बोलते नहीं हम लोग हार मानते हैं, हम लोगों को कुछ मत करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब ये लोग उस जगह पे आते हैं जहाँ पे काफी सारे ही मड्स रखे हुए थे। तो ये लोग सोच रहे थे कि आखिर इतने सारे मड का करे क्या। तो ये बोलता है जो भी हमें करना है जल्दी करना पड़ेगा, इस बंदे के उठने से पहले जो ये बेहोश है, वरना ये तो मड को देख के पागल ही हो जाता है। और दूसरे साइड सुह्यूक बोलता है डायगोन मुझे कुछ तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैंने तुम्हें काफी सारे ये मैसेजेस भेजे, लेकिन ना तुम उन मैसेजेस को चेक किए हो ना उनका रिप्लाई दिए हो। तो हम लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है क्या हम लोग उसको रिडिफाइन करें? और ये सब सुनने के बाद कैप्टन बोलता है क्या यहाँ पे दोबारा से बॉस फाइट होने वाला है, हम लोग क्या अभी बॉस फाइट को देखेंगे? तो इससे पहले कि डायगोन कुछ कहे सुह्यूक बोलता है कि तुम और सूजी आपस में डेट कर रहे थे, क्या तुम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि आगे जाकर तुम लोग शादी करने वाले हो? तुम लोग ऐसा कपल के रूप में दोनों मिलकर कुछ आगे नए नए डिसीजंस नहीं ले रहे हो, जहाँ पे हो तुम लोग वहीं पे रुके हुए, क्या कोई प्रोग्रेस है? तो डायगोन के चेहरे पे अब थोड़ा पसीना आता है कि अब क्या कहे। तो डायगोन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम शायद किसी गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो तुम्हें करेक्ट करते हुए मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन ये सही समय नहीं है ये सब बात करने के लिए। अगर ये सब बात मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ये किसी और डायरेक्शन पे जा सकता है। और इन लोगों को ये सब बातें करते हुए वही लड़की देख रही थी जो अभी अभी डायगोन से मिली थी और उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने की कोशिश कर रही थी शिन इल एसोसिएशन के बारे में। और ये डायगोन पे अभी नजर रखे हुए थे और डायगोन को ऐसा लग रहा था कि अब उसके जान पे खतरा है और उसे ऐसा फील हो गया था कि वो लड़की अभी भी मेरे आसपास है। और ये लड़की डायगोन को ऐसे देख रही थी जैसे वो जान से ही मार देगी, क्योंकि ये लड़की अभी अभी ऐसा सुनी थी कि डायगोन का रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ और वो शादी करने वाला है। इतने दूर तक बात कैसे पहुंच गई? ये सब चीज को सोचते हो काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से डायगोन की तरफ देख रही थी और डायगोन को पसीना आते जा रहा है और ये सोच रहा है अब मुझे पे कोई खतरा आने वाला है, कोई मुझे मारने की कोशिश करने वाला है, ऐसा इसका सेंसेस बता रहे थे। और इसे ऐसा लग रहा था वो लड़की जरूर मुझे घूर के देख रही है अभी। और उसके बाद वो थोड़ा पास्ट का सीन को याद करता है जहाँ वो उस लड़की से पूछता है तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? ये बोलती है मुझे पता नहीं कि तुम इन सब मामलों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन इन सब मामलों में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और लुकी जुंग इन सब मामलों को
हैंडल कर रहा है, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके ग्रैफियन कल्ट के लेटर से बाहर निकलो। तो ड्रैगन बोलता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है अभी, लेकिन मैंने चीजों को अभी संभाल लिया है, लेकिन अभी मुझे चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो ये पूछते हैं क्या इसमें टाइम लगेगा? मैं इन सब चीजों को होने से ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी ड्रैगन, इन सब चीजों को जल्दी खत्म करना पड़ेगा और मैटर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारा नाम इन सब चीजों में आया तो दिक्कत हो सकता है। ड्रैगन बोलता है मेरा बारे में इतना सोचने के लिए और मेरा मदद करने के लिए थैंक्स, और मैं जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये लड़की शर्माते हुए बोलती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग की सगाई हो चुकी है, तो इतना तो बनता है, इतना तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ। तो ड्रैगन फिर बोलता है कि फिर तुम क्या बोलने स्टार्ट कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अपना चेहरा छुपाते हुए बोलती है ठीक है कुछ भी नहीं हुआ, आगे तो होगा। और बोलती है मैं और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खत्म करना इसे। और ये ग्रैफियन कल्ट के ही सिर्फ बारे में है ना, मैंने ऐसे ही कहा ना। तो अभी ड्रैगन सोचता है ये ग्रैफियन कल्ट के बारे में, मुझे बस ग्रैफियन कल्ट को हटाना है, और जो ग्रैफियन जिस पोजीशन पे जाने के लिए इतने सारे लोगों को परेशान किया मारा, बस उसका असली चेहरा मुझे बाहर लेके आना है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद मैं तो गायब ही हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चले कि मैं यहाँ कभी था भी। तभी कैप्टन बोलता है ड्रैगन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो थोड़ी मुश्किल है और जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ, तो तुम हमारी मदद मांग सकते हो। हम लोग भी ग्रैमरियोंग हाई स्कूल का हिस्सा ही हैं, तुम अकेले नहीं हो जिसे सब कुछ हैंडल करना पड़े। तो ड्रैगन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। और उसके बाद ड्रैगन दौड़ते हुए उस जगह से बाहर आता है और उसकी थोड़ी दूरी पर अचानक से डायरेक्टर का कार आके रुकता है जिसे मिंशु चला रहा होता है। और मिंशु ड्रैगन को बोलता है जल्दी जल्दी ड्रैगन कार के अंदर आ जाओ। और ड्रैगन कार के अंदर बैठते हुए बोलता है मिंशु तुम यहाँ पे हो क्या, तुम गाड़ी को चलाओगे? मिंशु बोलता है हाँ टेंशन मत लो, मैं गाड़ी को अच्छी तरीके से चला सकता हूँ। हम लोग दोनों पहले सीट में रह चुके हैं, हम लोग दोनों अगल बगल में एक ही बेंच पे बैठा करते थे और अब यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, तुम मेरे बगल में बैठे हुए हैं, टेंशन मत लो। मैं भले ही स्टडी में तुम्हारा उतना मदद ना कर पाता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। तो मिंशु बोलता है टेंशन मत लो, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं बिल्कुल तुम्हारी एज का हूँ और मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, और अभी हम लोग ग्रैफियन ऑर्फनेज की तरफ जाएंगे। और मिंशु जो अभी बोला कि दोनों सेम एज का है, इसका मतलब मिंशु स्टूडेंट नहीं है, वो भी कोई एक बड़ा आदमी है जिसका एज थोड़ा ज्यादा है ड्रैगन के जितना, और वो अभी स्टूडेंट बन के क्लास कर रहा था। शायद वो भी किसी प्रोजेक्ट पे जुड़ा हो, जिस तरह ड्रैगन बुली इंचार्ज का प्रोजेक्ट पे जुड़ा हुआ है, उसी तरह मिंशु भी किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे हो सकता है काम कर रहा हो, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन देता था डायरेक्टर को। दूसरा तरफ हम लोग पहुंचते हैं हिजुन के पास। तो हिजुन बोलता है चलो मैंने दोनों को देख लिया, दोनों काफी ज्यादा अच्छे फाइटर हैं, लेकिन तुम इसे सक्सेस नहीं कह सकती हो क्योंकि दोनों उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते इमोशन को कंट्रोल करना, ये सक्सेस नहीं हुआ। ये लड़की बोलती है हिजुन तुम काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? और ये लड़की रहती है मड क्लब हेड रिसर्चर। मैं आखिर फेल कैसे हो सकती हूँ, तुम्हें ऐसा लग कैसे गया? आखिरी बंदा बचा हुआ है किम चुन, ये है वो बंदा जो कि पूरी तरह इमोशन कंट्रोल कर सकता है और उसका इमोशन ड्रैगन जैसा है। तो हिजुन बोलता है क्या ये वही है जिसे हमने चुना है? इसका इमोशन बिल्कुल ड्रैगन की तरह है। तो ये लड़की बोलती है जैसा मैंने कहा ये सिमिलर है मगर सेम नहीं है। तो हिजुन बोलता है मस्कुलर स्ट्रेंथ सबका सेम नहीं हो सकता, सब में कुछ ना कुछ अलग बात होता है, ये मैटर नहीं करता है। और ड्रैगन का इमोशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करता है सरवाइव करने के लिए, और यही रीजन है जिस वजह से वो फाइट को जीत भी जाता है या फिर ऐसा सिचुएशन खड़ा कर देता है जहाँ पे उसका जीतना पक्का हो। भले ये चीजें तुम्हें सुनने में बकवास लग रही हो। तो लड़की बोलती नहीं ये बकवास नहीं है, यहाँ पे भी एक लॉजिक है। किम चुंग भी है, वो भी अपने इमोशन का इस्तेमाल करता है किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए जिसका आउटपुट जीत हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि ड्रैगन और किम चुन का फाइट एक दूसरे के साथ हो तो इन दोनों में से जीते हो कौन? दोनों तो नहीं जीत सकते हैं। तो हिजुन खुश होते हुए बोलता है कि तुम काफी ज्यादा दूर तक सोचती हो और मुझे भी ये देखने में मजा आएगा कि अगर इन दोनों का फाइट होता है जीतेगा कौन। हम लोग आते हैं फाइट में वापस, जहाँ पे इसका काफी ज्यादा बुरा हालत हो गया हो रहता है और ये काफी ज्यादा अभी गुस्से में रहता है चेयरमैन से। तो ये बोलता है हमारे पास अभी भी ऑर्फनेज में 10 ऐसे लोग हैं जो कि इमोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सभी को भेजो चेयरमैन के पास चाकू लेके, और अगर वो लोग चेयरमैन को हर्ट भी कर देते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग को बोलो कि वो लोग को चेयरमैन को मेरे सामने जिंदा लेके आएंगे और किम चुन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ये बंदा बोलता है वांग चो, उसे सब कुछ पता है और चेयरमैन डिसाइड कर चुका है हमें अब खत्म करना है। और दूसरी साइड एक बंदा ग्रैफियन ऑर्फनेज में घुसता है और बोलता है यही वो जगह है ना जहाँ से वो लोग निकल के आते हैं, तो चलो मैं थोड़ा अपने प्रीमियम मुक्कों का बरसात यहाँ पे कर देता हूँ। और चिल्लाते हुए बोलता है कौन है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई है या फिर सारा जगह खाली हो चुका है? मुझे कहा गया था कि यहाँ पे काफी सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं उसे, तो मैं उन कीड़े मकोड़े को यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। ये जगह काफी ज्यादा शांत लग रहा है, क्या यहाँ पे कोई है नहीं? और जैसे कुछ कदम आगे बढ़ा के अंदर की तरफ जाता है तभी इसके सामने कोई तेजी से आता है, मुक्कों को प्रसाद करता है और गायब हो जाता है। ये उन मुक्कों से तेजी से बचता तो है लेकिन वो बंदा इसे दिखाई नहीं देता है कि
आखिर आया कौन था यहाँ पे और तुरंत गायब कैसे हो गया। और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है इरेजर्स, वो काफी ज्यादा बढ़िया है जगह को क्लीन करने में, लेकिन मैं एक दिन उन सभी को ही साफ कर दूंगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो बंदा जो मुझे दिखा था उस कार में, वो मुझे देखा देखा सा लग रहा था और ऐसे मेरे सेंसेस कह रहे हैं कि वो यहीं से है, इसी जगह से ही है। और मुझे वो बंदा जितना तक याद है लास्ट टाइम बक्की के साथ देखा था, यानी हिजुन के साथ देखा था। उसका निकनेम है बक्की, उसके साथ ही अधिकतर काम किया करता था, लेकिन अचानक से वो उसके साथ दिखना बंद हो गया। और एक दिन अचानक से बक्की काफी ज्यादा बुरी हालत में सिन एल एसोसिएशन के पास आया था, जहाँ पे वो चाहता था कि हमारे साथ मिलकर काम करें, लेकिन वो बंदा हमारे खिलाफ ही अधिकतर लड़ा करता था और वो हमारा एनिमी था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उस बुढ़े इंसान ने उसे हमारे साथ शामिल कर लिया और वो सारी जिम्मेदारियां जो मेरे कंधों पे आनी चाहिए थी, उसने मुझे हटा करके हिजुन को चुना उन सब जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हुआ था। धीरे धीरे काफी ज्यादा आगे बढ़ता गया, वो सब सक्सेस भरे रास्तों पे जिन पे मुझे चलना चाहिए था वो सब मौका उसे मिला और वो धीरे धीरे आगे बढ़ के काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना और अपना नाम कमाया। और साथ में उसने एक ऐसा बेकार सा क्लब बनाया जिसे मड क्लब कहा जाता है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा उस चीज से और उसने काफी सारे पैसा बनाया। साथ में पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजों को लेकर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट भी करता था। और उसने एक फाइटिंग रिंग को एक फाइटिंग रिंग की तरह नहीं रखा, उसने फाइटर्स को लैब के चूहों की तरह समझा और उन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था। और जैसे जैसे ये सब कुछ सक्सेसफुल होते गया, वो अपने आप को भी और ज्यादा पावरफुल बनाया। और उसने सिर्फ सिन एल एसोसिएशन का इस्तेमाल किया अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि जितना भी खर्चा था, जितना भी उसे बैकग्राउंड सपोर्ट था, सब सिन एल एसोसिएशन दे रही थी वो सब चीजों को करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका ये सब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, उसने हमारा साथ छोड़ दिया। वो पावरफुल तो बना, लेकिन वो जो सीढ़ी थी जो हमें भी पावरफुल बनाने वाली थी, उन सभी को हटा दिया और सिन एल एसोसिएशन से अलग हो गया। और इतना सब कुछ होने के बाद वो दोबारा की इन एसोसिएशन से आंखें छुपा के इस बेकार से रिसर्च को चालू कर दिया, वो भी इस आउटडेटेड गियर्स के साथ। ये सब टूल्स काफी ज्यादा बेकार हो चुके हैं, इन सभी के साथ ये चालू कर दिया। लेकिन एक सेकंड, पहले जो इसने रिसर्च किया था उसे लगा था कि इमोशन जो वो बनाना चाहता है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाद में उसने दोबारा ये सब कुछ चालू कर दिया। लेकिन जो इसने पहले जो तरीका बनाया था इमोशन पाने का, उसे तब ऐसा क्यों लगा था कि वो कंप्लीट हो चुका है और यही इमोशन, लेकिन बाद में जाके उसे लगा कि नहीं, इससे भी और आगे बढ़ा जा सकता है इमोशन में। और उसके बाद उसने फिर से रिसर्च चालू कर दी। आखिर वो ये सब चीजें पता कैसे लगा पा रहा है? या शायद हो सकता है कि हिजुन जो इमोशन बनाना चाहता है, किसी ने उसे बताया नहीं हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वो किसी को ये सब चीजें करते हुए देख रहा है और उसी को एग्जाम्पल मान के फेक इमोशन बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि असली की तरह हो। और ये जरूर वो बंदा हो सकता है जिसे देखकर ये सब कुछ ये प्लान कर रहा है और उसी का जैसा इमोशन बनाने की कोशिश कर रहा है डायगोन। और लगता है वो शुरू से हमारा इस्तेमाल ही करते हुए आ रहा था, उस बंदे का बराबरी कर सके और उस पॉइंट तक पहुंच सके। और हंसते हुए बोलता है बकी, तुम काफी ज्यादा चालाक हो, तुमने अपना प्लान का जरा सा भी हमें पता नहीं चलने दिया और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता जिस जगह पे मैं आया हूँ वो तुम्हारा ट्रैप है या फिर नहीं है। अगर तुम छुपोगे तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा और पकड़ूंगा भी। और ऑर्फनेज में इससे पहले कैप्टन का भाई आया हुआ रहता है और जो 10 लोग बचे हुए थे ऑर्फनेज में जिन्होंने मड का इस्तेमाल करके इमोशन को एक्टिव कर लिया था, वो लोग को ये ठिकाने लगाने के लिए आया था और सबको किडनैप करके गाड़ी में भर लिया था और किसी को कॉल करके बता रहा था यहाँ पे सब कुछ हम संभाल लिए हैं और वो नजर भी रखा हुआ है कि आगे और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। और दूसरे साइड डायरेक्टर चुनसिम को उसके घर पहुंचा दी थी और इस टाइम पे डायरेक्टर बताती है कि मैंने चुनसिम को उसके घर पहुंचा दिया है। मिंशू बोलता है कि हम लोग भी जल्दी वहाँ पे पहुंचने वाले हैं ऑर्फनेज की तरफ, आप भी वहाँ पे जल्दी आ जाइए। तो डायरेक्टर बोलती है मेरे बात को ध्यान से सुनो, वो लोग सब आपस में लड़ने जा रहे हैं, अगर वो लोग सब आपस में ही लड़के एक दूसरे को ही खत्म कर दिए तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वो लोग को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना है। चेयरमैन जो कुछ भी किया है उसका सजा उसे भारी चुकाना पड़ेगा और जितने भी उसने क्लब स्टार्ट किए हैं और जो कुछ भी वो गैर कानूनी कर रहा है उसे काफी बुरी तरीका से खत्म करना है। तुम मेरे बातों को समझ रहे हो ना? तो मिंशू बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब मुझे आगे क्या करना है मैं ये भी समझ गया, ठीक है मैं जल्दी से उस जगह पे पहुंचता हूँ। और इसी का दूसरी साइड हम लोग पहुंचते हैं ग्रिमरियोंग स्कूल, जहाँ पे चेयरमैन काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था और किसी को कॉल पे बोल रहा था क्या सब कुछ सही से निपट गया वहाँ पे, वो लोग सब ठीक है ना, और मैं जल्दी वहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। और जैसे आगे बढ़ रहा होता है कॉरिडोर में उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है और वो धीरे धीरे अंधेरों से रोशनी में आते हुए बोलता है चेयरमैन क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? तो चेयरमैन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ और उससे पहले तुम्हें क्या काम है जो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए? तो किम बोलता है ये काफी ज्यादा बड़ा स्कूल है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे,
थे, इसलिए मैं थोड़ा खो सा गया था और इसी वजह से मैं आपको थोड़ा लेट से ढूंढ पाया। अब तो ऑर्फनेज काफी दिनों से नहीं आया और इसका रीजन हो सकता है कि स्कूल में काफी ज्यादा काम हो, इस वजह से आपको आने का टाइम ही ना मिला हो। तो मैं आपके काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि आपके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां ना आए। तो चेयरमैन बोलता है, तुमने मेरे पहले दिए हुए काम को कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो तुम मेरा यहाँ क्या मदद करोगे? और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारा स्कूल आना ठीक नहीं है, तुम्हें स्कूल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, हमारी जो भी बातें होंगी बाहर में होंगी। किम बोलता है, मैंने पूरा कोशिश किया है अपना वर्थ को दिखाने का, कोई सामान जैसा नहीं, पर्सन जैसा, एक इंसान जैसा। मैंने अपना एक्सिस्टेंस को दिखाया है और अपने आप काफी बार प्रूफ करने की कोशिश भी किया है और मैंने साबित किया है कि मैं भी वर्ल्ड का एक हिस्सा हूँ। मेरा जन्म एक गटर में हुआ था जो काफी ज्यादा बुरा था, मुझे इंसान की तरह नहीं माना जाता था। मैंने सारा वो कोशिश किया है जिससे मैं थोड़ा ऊपर आ सकूं इस दुनिया में, मैं एक इंसान की तरह अपना शेयर प्रूफ कर सकूं और मैं ये हर दिन कोशिश करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझे किस तरह काम करने के लिए मिलता है, लेकिन मैं अपना वर्थ को हमेशा प्रूफ करना चाहता था क्योंकि आप मेरे साथ थे और मुझे ऐसा लगता था कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर आपने क्या किया, आपने तो हमें छोड़ने का ही फैसला कर लिया। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं और इस चीज को तो जरूर आपको देखना चाहिए, उसके बाद शायद आपका मन बदल जाए। और उसके बाद एक रिकॉर्डर निकालता है और बोलता है, ये उसी दिन का रिकॉर्डिंग है। अगर आपको वो दिन याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तब जब आप डायरेक्टर थे। पहला ग्रैमरियोंग एजुकेशन फाउंडेशन चेयरमैन जिंदा थे तब आप उनके साथ काम किया करते थे। और जब ली ग्रैमरियोंग ने ग्रैमरियोंग एजुकेशन फाउंडेशन को रिटर्न करने की कोशिश किया सोसाइटी को, तो आपने मुझे एक टास्क असाइंड किया और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं वहां पे पहुंचा था। और उसके बाद मैंने वो सब चीज जमा करने के लिए शुरू किया जो आपने मुझसे कहा था, लेकिन वो सब कुछ चीज मिला नहीं। मैंने उस ओल्ड मैन से भी काफी ज्यादा पता करने की कोशिश किया और उसी टाइम पे इसने उस ओल्ड मैन को मार दिया था और पता करने की कोशिश किया था वो सामान कहाँ है जो कि चेयरमैन से तब जुड़ा हुआ था। लेकिन उस टाइम पे उसे वो सामान नहीं मिला, तो जो भी कुछ सामान मिल पाया वो सारा लेके चला गया और साथ में डायरेक्टर को कॉल करके बताया, आपके ऑर्डर के अनुसार मैंने वो काम कर दिया है और मैं आपको ऑर्फेनेज में मिलता हूँ। और जो वो चीज ढूंढ रहा था वो चीज था एक रिकॉर्डर और उस रिकॉर्डर में कुछ ऐसा था जो कि चेयरमैन को बर्बाद कर सकता है। इस वजह से चेयरमैन के लिए वो इतना ज्यादा कीमती था कि वो जो पहले का चेयरमैन था उसे मरवा दिया और उसके बाद ये सेकंड चेयरमैन बना जो कि अभी इस पोजीशन में है। और ये जो सबूत है अभी वो किम के पास है। और किम बोलता है, हम लोग दो जानी है जिसे ये स्टोरी पता है, अगर ये रिकॉर्डिंग बाहर चला गया हमारे हाथ से तो सोचो तुम्हारा और मेरा क्या होगा। और इस सबूत का लीक होने से पहले अगर मैं गायब हो जाऊं तो आप आसानी से सरवाइव कर पाएंगे। चेयरमैन बोलता है, तुम ऐसी बातें बोल रहे हो किम जिससे मुझे दुख पहुंच रहा है। तो थोड़ा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं चाहता हूं तुम गायब हो जाओ ताकि मेरे लिए जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी, या फिर तुम ऐसा चाहते हो कि हम लोग दोनों साथ में मिलकर बर्बाद हो जाएं? किम बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं अच्छा जीवन जीने के लिए और मैंने सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ किया है और आगे में मुझे अगर कुछ करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए तो मैं उस काम को करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि मैं खुद बर्बाद हो जाऊं? और ये सब बोल ही रहा होता है तभी पीछे से आता है डायगोन और बोलता है, तुम दोनों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों का बैक स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया होगा, मुझे वो बैक स्टोरी जानना है। तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो तुम मुझे दे दो और तुम लोगों का कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा बोरिंग है तो तुम लोग जाकर साइड में बात कर सकते हो, तब तक मैं वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। और चेयरमैन को बोलता है, अगर आप बिजी नहीं है तो मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। और चेयरमैन अभी थोड़ा घबराता है, डायगोन यहाँ पे क्या कर रहा है? और किम जैसे ही डायगोन को देखता है उसके अंदर का इमोशन दोबारा से जाग जाता है। और अभी हम लोग आते हैं हिजुन के पास, तो वो लड़की बता रही होती है कि किम का पावर जरूर एक्टिवेट होगा और वो डायगोन को हराएगा भी। लेकिन हिजुन बोलता है, पिछले बार तो वो भाग निकला था। लड़की बोलती है, हाँ भागा तो था लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, और भागना भी डायगोन से कोई आसान बात नहीं है। कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा वो सिचुएशन, किस तरह से वो बचा कर भागा होगा, उसके लिए सर्वाइवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके सामने कोई ऐसा बंदा रहा जिसे उसे बचाना हो तो वो भागने के बजाय उसे बचाना, डायगोन से फाइट करना ज्यादा पसंद करेगा और वो जीत भी सकता है। और उसके बाद हम लोग आते हैं किम के पास, जहाँ किम चेयरमैन को बोलता है, क्या आपको वो टाइम याद है जब आप अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे? कितना मैजिकल मोमेंट हुआ करता होगा वो। और जो कुछ भी मैंने अभी कहा वो सबसे मेरा मतलब यही है कि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए आप एक फादर की तरह हैं और मेरा अभी एक फर्ज बनता है कि आपको प्रोटेक्ट करना हो। और उसके बाद वो सीधे डायगोन की तरफ बढ़ता है अपना इमोशन को एक्टिव करते हुए और मन में सोच रहा होता है कि मैं जीतूंगा। और किम को इस टाइम पे क्योंकि अब चेयरमैन को प्रोटेक्ट करना है तो इस वजह से वो अपना पूरा इमोशन का इस्तेमाल करेगा और पूरा पावर लगा के अब डायगोन से लड़ेगा। और जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके पास भी एक ऐसा पावर आ गया जो डायगोन के इमोशन के बराबर होगा, तो इस बार वो टक्कर दे दे बराबरी का और जीतने का चांसेस भी क्रिएट कर दे। दूसरे साइड हम लोग आते हैं एक पास्ट स्टोरी में जो रहता है किम का स्टोरी, कि किस तरह से वो चेयरमैन से मिला और उसका नया जर्नी चालू हुआ। और जब वो चेयरमैन से मिला था तब चेयरमैन एक तगड़ा सा लाइन बोला था जो लाइन उसे अभी तक याद था। और उस टाइम पे वहां पे काफी सारे
ही नए नए लड़के थे, जिसमें से एक वो भी था। और तब चेयरमैन बोला था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जब छोड़ दिया, तुम लोग को ह्यूमन का नजर से नहीं देखा जाता था, एक कचड़े का नजर से देखा था, और मैंने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम लोग कमा सको अपना वर्थ, कि तुम लोग भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, एक कचड़े की तरह नहीं, एक पर्सन की तरह, एक इंसान की तरह। पर अगर मेरे मौका देने के बाद भी तुम लोग अगर ये चीज प्रूफ नहीं कर पाए तो। और किम सोच रहा था कि मेरी समझ में तब नहीं आ रहा था कि हर एक पर्सन का शेयर मैटर क्यों करता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। और वो लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं? अधिकतर लोग खुद को वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए थे। अधिकतर लोग चेयरमैन का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे, और मेरा बॉन्ड उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं था। हम लोग सब एक दूसरे के लिए अनजान थे। हर एक पर्सन ने काफी ज्यादा कोशिश किया था कि चेयरमैन का भरोसा जीत सके, और इसी चक्कर में धीरे धीरे लोग वहां से गायब होते रहे चेयरमैन को अपना वर्थ प्रूफ करने के लिए। पर सबके जाने के बाद भी मैंने अकेला फील नहीं किया, पर मुझे तब बुरा नहीं लगा। मुझे तो और खुशी हुई कि सब लोग चले गए और मैं उनके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। वो अब सिर्फ मुझ पे ही ध्यान देंगे। दयावान डायरेक्टर ने काफी लोगों को दोबारा चांस दिया अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और उन लोगों ने प्रूफ भी किया। और उसी के थोड़ा देर बाद न्यूज में एक न्यूज हाईलाइट होता है, एक ग्रुप पकड़ा गया है माइनर्स का जो कि क्राइम कर रहा था, और अंत में उन लोगों ने भी अपना शेयर अदा कर दिया जिसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था। और मैंने भी बार बार कोशिश किया है अपने आप को प्रूफ करने का, एक पर्सन के रूप में, और एक शेयर देने का। चेयरमैन मुझसे और हम सभी से चाहता था। मैंने दिखाया है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ एक इंसान के रूप में, पहले भी और अभी भी मैं यही करूंगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ चेयरमैन उस रिकॉर्डर को पकड़ता है और किम बोलता है चेयरमैन को यहाँ से जाने के लिए वो डायगोन को रोक के रखेगा। और उसके बाद वो तेजी से जाके डायगोन को पकड़ लेता है, और उसके बाद चेयरमैन वहां से भागने स्टार्ट करता है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही दूर तक, लेकिन इसका अगला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी डायगोन दोबारा से एक पावरफुल बंदे के साथ लड़ने जा रहा है जो कि अपना अंदर का इमोशन जगा चुका है, किम। और इस टाइम पे वो मेन सबूत मड क्लब को खत्म कर सकता है, चेयरमैन को पूरा तरह से बर्बाद कर सकता है, जो उसने इतने दिनों से मेहनत करके अपना एक अंपायर खड़ा किया, सब कुछ मिटा सकता है बस वो रिकॉर्डर का वजह से। जब हम इसके आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे थे भाई मजा आ रहा था आगे, और जो जो चीज़ है ना तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देगा। तो अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करना।